अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, वेलकम। अच्छा, नए साल का आगाज़ हम अच्छे तरीके से इसलिए हुआ है, एक अच्छी खबर से इसलिए हम कह रहे हैं कि पारा चनार और जो मामला है, आपको पता ही है सूरत हाल बहुत ही ख़राब थी। कई महीनों से सड़क बंद थी, सैकड़ों बच्चों की हलाकतों की रिपोर्ट्स आ रही थी, ग़ज़ाई किल्लत की वजह से, अद्वियात ना होने की वजह से मिल रही थी उधर, एयरलिफ्ट हो रहे थे जो बीमार लोग वहाँ के, बहुत ही बुरा हाल, और इट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब कल ये हुआ है कि जो एक जिरगा बैठना था, जो टॉक्स होनी थी, वो हो गई हैं और कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बातें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं। जी, मामला तय पा गए हैं, जिरगे में एक मुआहिदा हुआ है। उम्मीद हम ये करेंगे, दुआ भी ये करेंगे कि हालात वहाँ जल्द बेहतर हों और जो दोनों फरीक हैं जिन्होंने आमादगी जाहिर की है वो इस मुआहिदे की पासदारी करें, और जो मामलात जो पॉइंट्स आपने तफसील से देखे होंगे, हम भी आगे चल कर डिस्कस करेंगे, सामने आए हैं, उन पर अमल दरामद किया जाए और सदके दिल से किया जाए। पता है, यहाँ नियत की सच्चाई और ऑनेस्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे इर्द गिर्द देख लें आपके अपने लोगों का क्या हाल है उधर। देखिए, हम बात कर सकते हैं कि पूरे मुल्क में ही प्रोटेस्ट हुए, एहतजाज हुए, कराची तो ऑलमोस्ट एक लॉकडाउन की सिचुएशन में ही चला गया, इतने प्रोटेस्ट हुए। वो सब कुछ भी हो रहा था पारा चिनार के लोगों के लिए, वहाँ की अमन के लिए, वहाँ के पीस के लिए। तो नाउ एवरीबडी कैन गो बैक होम, एटलीस्ट जो प्रोटेस्टर्स हैं, और इंशाल्लाह इस बात पे, इस एतमाद पे कि वहाँ जो जिरगे ने टॉक्स किए, वहाँ जो अग्रीमेंट्स हुए हैं, वो ऑनर होंगे, उसका सब ख्याल रखेंगे, उसकी सब पासदारी करेंगे। एक तो ये हो गई बात, इंपॉर्टेंट थी। इस पे हम वैसे डिटेल में बात करेंगे, हम डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे। बाय द वे, आपको पता है कि मौसम में कुछ शिद्दत आने वाली है। कराची में सुना था 4 दिसंबर से सर्दी का एक नया स्पेल शुरू होगा। आज वैसे 2 है तो 2 दिन और हैं, लेकिन कुछ ऐसा लग ही रहा है। तो जरा ब्रीफली ये बता देते हैं, बलूचिस्तान से स्टार्ट करें जरा। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम आज बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, और जब ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश बरसाएगा, उसके बाद कहा जा रहा है कि एक शदीद ठंड वाली कैफियत 4 जनवरी तक बारिश। और अच्छा, ये जो शॉर्ट्स हैं, सॉरी, ये वाली नीलम के हैं, तो ये ना समझ लें नीलम, ये ना समझें कि हमारे यहाँ ही कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। वैसे सर्दी तो है। मुझे बात बताएं, ये कोई क्यों समझेगा कि आपके यहाँ कुछ हो रहा है? आप कहाँ से लग रहा है कि शायद आप भूल जाए कि हम किधर बैठे हुए हैं। ये तो हो सकता है ना, कभी कभार अभी भी लोग हमसे कभी कभार मिलते हैं और कहते हैं अच्छा ये शो कराची से होता है, मतलब अच्छा जी। सिस्टम के ज़रिए असर लाहौर समेत पंजाब में जुमेरात से बारिश और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के साथ स्मॉग है। थरपारकर सिंध में शदीद सर्दी का सिलसिला जारी है। जो आप जिक्र कर रहे थे कि 4 जनवरी से सर्दी बढ़ने का इम्कान है, महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत जो है वो सिंगल डिजिट में जा सकता है। In fact, I was also reading somewhere which I did not believe at all कि कोई 6-7 टाइप टेम्परेचर की भी बात हो रही है। I don't think we can go down as low as that, लेकिन सिंगल डिजिट में कहा जा रहा है कि आ सकता है तो 9। कराची के जो आउटस्कर्ट्स होते हैं वहाँ पे तो अभी भी 8-9 हो जाता है। अच्छा, एक और मुआहिदा, हमने कुरम के तो मुआहिदे की बात की, एक और टॉक्स की हम सर्टनली आगे चलकर बात करेंगे जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आज होने वाली हैं। लेकिन अभी क्रिकेट का इशू है, और इशू ये है कि पाकिस्तान के लिए इस साल का सबसे अहम टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी ही होगा। ये हम सब जानते हैं, बहुत अरसे से इस पर बात कर रहे हैं, और इसीलिए टूर्नामेंट के आगाज से कई हफ्ते कबल ही टीम सिलेक्शन पर काम शुरू हो चुका है, और बहुत सी खबरें आ रही हैं। इब्तिदाई इत्तलात आपको बता दें, उनके मुताबिक बड़े सरप्राइज जो हैं वो मिल सकते हैं, कुछ पुराने नाम वापस आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के खिलाफ तारीखी फतुहात देखते हुए पाकिस्तान की वनडे फॉर्म बज़ाहिर ठीक ही लग रही है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो कुछ और ही मामला है। और होम एडवांटेज आपको पता है अपनी जगह, वो तो होगा, लेकिन कंडीशंस अलग होंगी और प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, होम का एडवांटेज भी होता है और होम का प्रेशर भी होता है, दोनों चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये साइड बाय साइड चल रही होती हैं, और तगड़ी होनी चाहिए टीम। सर्टनली
और ज़राए बता रहे हैं कि स्क्वाड में हमारे इस वक्त के टॉप परफॉर्मेंस तो होंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी भी कम बैक करने वाले हैं जो किसी न किसी वजह से बाहर ही चल रहे थे। हमारे कप्तान ज़ाहिर है हमें बड़ी उम्मीद है, ही ऑल्सो हैपेंस टू बी द विकेट कीपर, क्या उनका भी कोई बैकअप होगा? ये मुझे अनफेयर लगता है कि उनका बैकअप होना चाहिए वैसे एज अ विकेट कीपर, यस, कोई बैकअप होना चाहिए। अच्छा, जो पुराने खिलाड़ियों की हम बात कर रहे थे जिनकी री एंट्री हो सकती है, उनमें फखर जमान सर्टनली, आपको पता ही है वो एक कंट्रोवर्सी थी, उसका हम सब इंतजार कर रहे थे वो खत्म हो जाए। शादाब, इमामुल हक, इन सारों का जिक्र हो रहा है और इसके साथ साथ ये भी तय कर लिया, ये तय तो नहीं कर लिया गया ना वैसे, अभी तो ये बातें फ्लोट ही कर रही हैं ना नाम। एनीवे, तय क्या कर लिया गया है कि कप्तान रिजवान का कोई बैकअप जो है विकेट कीपर नहीं रखा जाएगा। टीम में 7 बैटर्स हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं, 3 स्पिनर्स होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलना है जो कल से शुरू हो रहा है, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ है हमारी, और फिर एक ट्राई सीरीज़ है, और उसके लिए बहुत से खिलाड़ियों को अपनी फॉर्म साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन इतनी क्रिकेट में इंजरी के खतरात भी रहेंगे। और वैसे बाय द वे थोड़ा ये है, फिर वो है, फिर फलाना है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, तो फिर कोई रेस्ट पीरियड भी वैसे तो होना चाहिए। दिस इज लाइक 2 बैक टू बैक, एग्जॉस्ट ही ना हो जाए ना। अब देखना ये होगा, और ये दिलचस्प होगा कि बोर्ड सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों को किस तरह इस्तेमाल करती है। इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब और प्यारे याह्या हुसैनी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू। अच्छा राशिद भाई, मतलब एनीबडी कैन हैव 2 थॉट्स अबाउट इट। जो नाम आ रहे थे, चलिए फ़खर तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वापस आ जाएंगे, जो इमाम का नाम आया, फिर शादाब का भी नाम आया कि ये लोग वापस आ सकते हैं, इनकी री एंट्री हो सकती है। अभी हमने देखा है कि हमारी वनडे की टीम तवातुर के साथ जीतती चली आ रही है वर्ल्ड क्लास टीमों से और रिकॉर्ड्स बना रही है। डू वी नीड ऑल दीज पीपल बैक एक्सेप्ट अ फ्यू? देखिए, नाम तब के ही चल रहे होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वर्ल्ड कप से पहले, जरूरी नहीं है कि वो टीम का हिस्सा बने। इमामुल हक बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बड़ा परफॉर्म किया ओडीआई में, उनके रिकॉर्ड्स हैं, और फखर जमान का सबको पता है, एग्रेसिव प्लेयर है। उनकी शायद वापसी हो जाए, अगर तो बोर्ड वाले उनको माफी दे देते हैं तो उनकी वापसी होती है। और शादाब का नाम लिया आपने, तो ये जो प्लेयर हैं जो कि पहले भी खेल चुके हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं इन्होंने, और अब्दुल्ला शफीक हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई, उसी की जगह एक स्लॉट खाली होती हुई नजर आ रही है, जिसपे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो फखर जमान है। अगर फखर जमान नहीं तो मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी नवाज के ऊपर जाएगी, जो अभी रावलपिंडी में मैचेस खेल रहे थे, जो यंग ओपनर हैं, उन्होंने T20 में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उनकी एक ऐसी परफॉर्मेंस हुई है कि लोग बातें कर रहे हैं कि यंग प्लेयर में वो एक सबसे नुमाया प्लेयर नजर आ रहा है T20 में भी, वनडे में भी उसको ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम, अगर हम शादाब को लेके जाते हैं तो सुफियान मुकीम पे इन्वेस्टमेंट अभी शुरू हो गई है, कर रहे हैं। अबरार अहमद अच्छा, दोनों स्पिनर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर हमारे पास सलमान अली आगा भी मौजूद है। तो अगर वो आते हैं तो शायद प्लेइंग में जगह नहीं बनी, प्लेइंग में जगह नहीं बनेगी तो 15 में एक प्लेस खराब हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बॉलिंग में आपके पास वही सारे बॉलर्स हैं जो कि अभी खेलते हुए आ रहे हैं। बैटिंग में शायद कोई एक आध चेंज हो, वो ऊपर के स्लॉट में होगी। ओपनिंग में ज्यादा चेंजेस मेरा नहीं ख्याल, कितनी लंबी सीरीज पता नहीं क्यों आया शादाब का नाम। एक रीजन ये भी हो सकती है कि हम भी कितनी दफा नीचे से, हमें आपको पता है ना, एक बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत होती थी जो अपने ओवर भी पूरे कर सके और नीचे से बैटिंग भी कर सके। सो मे बी इस वजह से उनका नाम फ्लोट कर रहा है। देखिए, शादाब ड्रॉप अपनी बॉलिंग की वजह से हुए थे, नो डाउट। वो T20 के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस के इश्यूज थे, इसीलिए वो ड्रॉप भी हुए थे सर्टेनली। अच्छा, जी बॉलिंग में इशू थे, बिल्कुल इश्यूज थे। या ये भी बताइएगा, टू मच प्रेशर ऑन द कैप्टन, मतलब ये किसका फैसला होता है और कैप्टन इसमें इन्वॉल्व होता है? रिजवान की हम बात कर रहे हैं कि एक विकेट कीपर और भी होना चाहिए, एक सब्स्टिट्यूट, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग, दिस इज अ बिग टूर्नामेंट, मतलब हर मैच में वही विकेट कीपिंग करें। उमर अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम और राशिद भाई को अस्सलाम वालेकुम। और आपने शो के शुरू में कहा कि लोग हमसे पूछते हैं ये शो आप कराची से करते हैं, तो आपने ये बताया नहीं कि लोगों को क्या बाकी कराची से करती है शो। जी जी बिल्कुल बताया, बताते रहते हैं, हम तो यहाँ बैठे बता रहे होते हैं। खैर, आपने जो टीम सिलेक्शन के हवाले से बात की हुमा, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चीजें जिस अंदाज में चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है।
और सबसे इम्पोर्टेंट पहलू जो है वो ये है कि जो हमारी वाइट बॉल टीम की सिलेक्शन है या टेस्ट टीम की सिलेक्शन है, बाय बुक तो उसके अंदर अब कप्तान का रोल है नहीं। जेसन गिलेस्पी इसलिए आपसे नाराज भी हो गए थे कि उन्होंने कहा कि जो मुल्तान और पिंडी का टेस्ट मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे बताया जाता था कि ये टीम खेलेगी और ये नहीं खेलेगी, मेरा कोई रोल नहीं था। जहां तक आपने रिजवान की बात की, फिलहाल रिजवान की गुड्डी चढ़ी हुई है, लेकिन बाय बुक उनका लेना देना है नहीं कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि जो आखिरी वनडे था पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान, उसमें मेरे पास जो खबरें हैं वो ये है कि आकिब जावेद चाहते थे कि आखिरी मैच में जो है वो ड्रॉप किया जाए शफीक को, लेकिन रिजवान ने कहा कि नहीं, एक और उनको आप मौका दे दीजिए, तो इसलिए वो टीम में खेले। लेकिन ऑन द अदर साइड जहां तक आप बात कर रही हैं टीम को सिलेक्ट कौन करता है कौन नहीं करता, तो देखिए फिलहाल तो सिलेक्शन कमेटी आपको दिखाई दे रही है जो टीम को मुंतखब कर रही है। आकिब जावेद इस वक्त जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं, उनका बड़ा अहम रोल है पाकिस्तान टीम को रखने में, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। लेकिन जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आवाजें आ रही हैं कि हम साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में 5 फास्ट बॉलर के साथ गए, यहाँ पर ऐसा होगा नहीं कि आपको यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना पड़ेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सब कॉन्टिनेंट की विकेटों पर एक तो इतना उछाल होता नहीं है, फिर यहाँ पर आप 3 फास्ट बॉलर के साथ ही मैच में उतरेंगे। दूसरी तरफ जो शादाब के हवाले से बात हो रही है, देखिए 2 टूर्नामेंट हुए हैं जिसको आपके चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाएगा। अभी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप हुआ था, जहां पैंथर्स की टीम जीती थी जिसको शादाब लीड कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने 5 मैचों में 120 रन किए और 5 आउट किए। और अभी जो हाल ही में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में चैंपियंस T20 कप हुआ, वहां 6 मैचों में उन्होंने 24 रन किए और बॉलिंग का जहां तक ताल्लुक है उन्होंने सिर्फ 3 ओवर किए पूरे टूर्नामेंट में। तो अब आपका सवाल ये है कि फिर वो टीम में वापस क्यों आ रहे हैं? तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको टीम में लाने का सबब बन जाती हैं। हमारे पास ये स्टोरी थी, हमने आपके साथ शेयर की। टीम में वापस आ रहे हैं क्योंकि जब से ये स्टोरी हमने पढ़ी है जियो पे ही, सर्टनली हम सब ही जहन में अपने आप से, मैं तो अपने आप से सवाल करना शुरू हो गया हूँ। अभी भी हमने सोचा कि शायद अल्टीमेटली कुछ भी फैसला हो सकता है, लेकिन आप अभी भी इस बात पे कायम हैं कि वो वापस आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वो भी वापस आ रहे हैं, फखर जमान भी वापस आ रहे हैं। चलिए, फखर तो वापस आने चाहिए भी, ये बात तो आप और हम सभी करते रहे हैं। उनका भी जाहिर है वो ट्वीट वाला मामला था, फिर उनके फिटनेस के इशू थे, फिर थायराइड का बताया जा रहा था, पता नहीं मल्टीपल स्टोरीज थी, एक नहीं। तो फ़खर का तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन जाहिर है जो यंगस्टर्स हैं जिन पर मेहनत करना शुरू की है, जिनको बनाना शुरू किया है, चाहे वो सुफियान का भी जिक्र किया राशिद भाई ने शायद, और दीगर लोग, उनके साथ ज्यादती मतलब यू थिंक, बल्कि राशिद भाई आप बताएं, क्योंकि ऑब्वियसली अब इंसानों को अगर एकोमोडेट करना है तो निकालना भी होगा किसी को, तो ये आपको एक फेयर डील लग रही है? नहीं, अगर वैसे जो चीजें स्टोरीज चल रही होती हैं उसमें सदाकत होती है, लेकिन मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा कि अगर मैं होता मैं कभी भी ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं होने देता, क्योंकि 2 अच्छे स्पिनर जो कि रीड नहीं हो पा रहे दुनिया में, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद, और उसके टीम में मिडिल ओवर में हमारी प्रॉब्लम थी वर्ल्ड कप में जो इंडिया में हुआ 11 से 40 ओवर तक, ये मिडिल ओवर्स कहलाते हैं जिसमें बहुत कम विकेट लेते हैं हमारे पेसर्स भी, हमारे स्पिनर्स भी, और दूसरी टीम यहीं से हमसे मैच ले जाती है। यहाँ दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर कौन सी ऐसी बात आ गई थी कि फिर अगर किसी को, वैसे तो मेरिट इज प्रायोरिटी, लेकिन अगर किसी को अकोमोडेट करना किसी वजह से मकसूद है तो फिर वो स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं, शायद प्लेइंग 11 में जगह ना बने। नहीं, कोई ऐसे प्लेयर हैं कि वो फिर इतने सीनियर प्लेयर को स्क्वाड में नहीं लेना चाहिए, टीम का माहौल खराब होता है, और अगर लेंगे प्लेइंग 11 में लेते हैं तो फिर सेमीफाइनल की गारंटी कोई नहीं ले सकता। फिर साइन भी है, फिर सलमान अली आगा भी है, बता अगर हम स्पिनर्स की बात ही कर रहे हैं। वैसे हम पिचेस कैसी बना रहे हैं या अगर आपके पास खबर हो, व्हाट आर द पिचेस गोना बी लाइक, क्योंकि हम पिचेस पे भी तो बहुत तजर्बात करते रहे हैं पहले, वो पिचेस आई भी, मतलब ऐसा भी हुआ कि हमारे ही होम ग्राउंड पे पिचेस हमें फेवर नहीं कर सकी, तो ये भी हो चुका है हमारे साथ। क्या हम स्पिन पिचेस की तरफ जा रहे हैं या हम पेसर्स को सपोर्ट करने वाली पिचेस बना रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपको पिचेस, हमारी दुनिया की वो वाइट टीम है जो अपने ग्राउंड पे जो है वो गैर मुल्की टीम बनकर खेलती है, हमें यही नहीं पता होता कि यहाँ पर खेलना क्या है। लेकिन जहां तक पिचेस की आपने बात की, ऑलमोस्ट वैसी ही पिचेस होंगी जो आपको 3 एक रोजा मैचों में भी वॉन्डरर्स, जोहान्सबर्ग, केप टाउन और पर्ल में दिखाई दी। जनूबी अफ्रीका की सीरीज में बैटिंग पिचेस होंगी, और अभी जो स्टोरी आई कि दुनिया की जो चैंपियंस ट्रॉफी की 7 टीमें हैं
वो जनाब पाकिस्तान और यूएई के लिए अपनी टीमें बनाएंगी, लेकिन एक वाहिद इंडिया की टीम है जो कि सिर्फ दुबई की कंडीशंस को मद्देनजर रखकर अपनी टीम का इंतखाब करेगी। सेमीफाइनल से फाइनल तक अगर वो पहुंचे तो वहीं के लिए वो टीम बनाएंगे। बाकी टीमों को जो है वो पाकिस्तान और दुबई को देखते हुए टीम बनानी पड़ेगी। तो देखिए सब कॉन्टिनेंट को अगर आप देखते हैं, राशिद भाई से ज्यादा तो मैं बात नहीं कर सकता राशिद भाई के होते हुए, यहाँ पर तो स्पिनर्स और बैटिंग पैराडाइज पिचेस होंगी और हाई स्कोरिंग मैच होंगे, जिस तरह भी आपने 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में देखा था। तो स्पिनर्स का डेफिनेटली यहाँ पर किरदार होगा। यहाँ पे जो पिचेज हैं ये आईसीसी बनाएगा, मतलब कि ठीक है पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, लेकिन ये आईसीसी का इवेंट है तो मोस्टली मदाखलत आईसीसी की होती है। पाकिस्तान में बहुत अच्छी बैटिंग पिचेज होती है, हर कोई यहाँ खेलना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा मैचेस नहीं हुए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जब आई थी ओडीआई अगर देखें, इंग्लैंड आई थी तो हमारी बहुत अच्छे मैचेस हुए थे। यहाँ 300+ के मैचेस होते हैं। स्पिनर्स को भी बड़ी मार लगती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि स्पिन पिच बन गई हो, वो ठीक है हम खुद बना लेते हैं, लेकिन अगर रावलपिंडी देखें, मुल्तान में पीएसएल में मिल जाती है, लेकिन कराची और लाहौर रावलपिंडी ओडीआई में बहुत अच्छी पिच मिलती है और हमारा पार स्कोर भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें अच्छे मैचेस, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। अच्छा, हम पूल्स पे बात करेंगे। अगर पूल्स की बात करें तो हमारा जो पूल है वो इंडिया है, न्यूजीलैंड है और बांग्लादेश है। फिर दूसरे पूल में अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है। सो हम आराम से अपने पूल के मैचेस आपको लगता है निकाल लेंगे। पर दूसरी तरफ अफगानिस्तान स्पिन बहुत अच्छी खेलता है, मतलब इट कैन बी रियली टफ। न्यूजीलैंड बहुत मुश्किल टीम है, वो कभी बहुत अच्छा खेलती है लेकिन ज्यादातर अच्छा ही खेलती है ओडीआई में। पाकिस्तान हमारी लक चलती है उनके साथ, हाँ उनकी चलती है, लेकिन उनकी स्पिनर्स अच्छे हैं उनके पास, सेंटनर है उनके पास, स्टोदी है उनके पास, अच्छे बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है। और इंडिया का पाकिस्तान का मैच बहुत अच्छा होगा, वो तो आपको पता है शोकेस मैच होता है। बांग्लादेश भी अच्छी टीम है, अब आजकल अभी वेस्ट इंडीज देखने के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी। टीम भी अच्छी है, ऐसा ये अच्छा ग्रुप है बना हुआ है। लेकिन वहाँ पे अगर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ फिर अफगानिस्तान है, तो ग्रुप अच्छे हैं इनके, 8 टीमें इसीलिए चैंपियंस ट्रॉफी है। बहुत आसान ना होगा, इंडिया और पाकिस्तान दोनों मतलब टफ टीम है, लेकिन न्यूजीलैंड इसमें से निकलती हुई नजर आ रही है। जी यार, योर थॉट्स? जी बिल्कुल, आपका पहला मैच जो 19 तारीख को कराची में इंपॉर्टेंट मैच है और न्यूजीलैंड के कैप्टन ही एक स्पिनर है। डैनियल विटोरी के बाद अब मिचेल सेंटनर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम को लीड करेंगे, जो कि बाएं हाथ से स्पिन बॉल करते हैं, बड़े एनर्जेटिक और एक मुकम्मल क्रिकेटर हैं। और फिर उसके अलावा जो परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम की आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में या आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में रही है वो सबके सामने मौजूद है। लेकिन बिल्कुल राशिद भाई ने ठीक कहा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो बड़ा मैच है और ये मैच तयन करेगा कि यहाँ से कौन सी टीम जाएगी। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि इस ग्रुप में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंडिया का ही मुकाबला है। बाकी केक वॉक होगी बांग्लादेश की टीम। मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल टीम साबित होगी, हालांकि उन्होंने आपको 2024 में घर में आके 2 टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, भारत की टीम, आई डोंट थिंक सो कि बांग्लादेश की टीम उनके लिए मसाइल पैदा करेगी। Alright, let's see कि क्या होता है। वैसे वो दिन भी गए, आपको पता है ना याया, जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, तो कुछ भी हो सकता है। अब लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया याया, थैंक यू। सो देयर एक्साइटमेंट। देखिए ये सारे मैच, सारे टूर्नामेंट्स और इन मैचेस वगैरह की जो हम बात कर रहे थे कि जी अगले साल होना है एंड ऑल दैट, वी आर रियली इन द ईयर नाउ। तो ये अगले महीने की बात हो गई, ये अगले साल की बात नहीं रही। ऑल प्रिपरेशन, पहले हम अगले साल करते थे ना। हाँ, तो अब हम so that time has also come अब वो अगला साल आ गया ना, हम अगले में बैठे हुए हैं इस वक्त। वैसे कांट स्टिल बिलीव, यू नो, वी आर इन लाइक 2025। अच्छा, नया साल नए रूल्स होता है ना, माय गेम माय रूल्स होता है ना। हाँ, न्यू ईयर न्यू और हाईवे, न्यू ईयर न्यू रूल्स। जी, कराची की हम बात कर रहे हैं और कराची में बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल या कार चलाने वालों की मौज जो है ना वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि पुलिस हुकाम ने एक नए और पहले से अपेरेंटली ज़्यादा सख्त क्रैक डाउन करने का ऐलान भी कर दिया है। और पुलिस हुकाम के मुताबिक 1 जनवरी यानी कल से, यस्टरडे, ये कवायद जो हैं ये नाफिज हो चुके हैं और जो लाइसेंस के बगैर पकड़ा गया उसका चालान तो होगा ही होगा, मोटरसाइकिल या गाड़ी जब्त भी कर ली जाएगी, ये भी हो सकता है बिल्कुल। और भी 2-4 चीज़ें हैं, लेकिन इस पर बात ही क्यों ना कर लें। पता है मैंने जो है ना, यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ना कलर्ड कॉपी अपने पास रखते हैं, क्योंकि
यूजुअली आपको पता नहीं होता, कभी खो भी सकते हैं किसी के हाथों अपना बटवा। We are so scared of चीजें खोएंगे कि लोग आईडी कार्ड भी तो अब नहीं रखते, उसको भी लेमिनेटेड अपना नहीं रखते। सो हम डीआईजी कराची ट्रैफिक पुलिस अहमद नवाज साहब से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इरादे हैं इनके। शुक्रिया डीआईजी साहब। डीआईजी साहब, बताया जा रहा है कि कराची में बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों को जो छूट मिली हुई थी अब खत्म कर दी गई है। अब सख्त कार्रवाई मिली हुई थी, सख्त कार्रवाई होगी, मतलब चालान के अलावा अब और भी कुछ होगा। सो बताएंगे कि क्या तफसील है उस कार्रवाई की, क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं? जी, गुज़िश्ता चंद रोज में बढ़ते हुए एक्सीडेंट के पेश नजर जब उन पक्का जायजा लिया गया तो ये देखा गया कि बहुत सारे ड्राइवर हजरात जो है वो गफलत और लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और अक्सर के पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इनकी एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए और कराची शहर के अंदर ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर हजरात गाड़ी चला रहे हैं उनको आगाही की एक मुहिम शुरू की जाए। और उस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से पूरे सिंध के अंदर आगाही मुहिम का आगाज किया गया, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को ये बावर कराया गया कि वो फौरी तौर पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें, जो कि बहुत आसानी से ऑनलाइन भी दस्तयाब है। और उसके बाद अगर 1 जनवरी तक अगर लाइसेंस के बगैर कोई गाड़ी चलाना की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त इक़दाम, जिसके अंदर के गाड़ी का तहवील में लिया जाना और ड्राइवर की गिरफ्तारी भी शामिल है, उसका आगाज किया जाएगा। तो इसी सिलसिले में अब ये 2 हफ्ते का वक्त गुजर गया है और अब ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस पूरे सिंध में इस सिलसिले में सख्त इक़दाम करेगी। राइट अच्छा, कुछ अहमद नवाज साहब, कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। अब बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स में बड़ी तादाद जो है वो ऑब्वियसली नौजवानों की ही होगी, गैर मुताद ड्राइविंग भी यही करते हैं, तो ये सब गलत तो है, लेकिन इन पर पर्चे कायम करके उन्हें एक तरह से रिकॉर्ड याफ्ता बना देना, अब ये काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि ये सही भी है। मतलब कोई दरमियाना रास्ता हो सकता है, जो कि हमें पता है कि दरमियाने रास्ते ही तो हो रहे थे अब तक, तो अगर कोई गलती कर रहा है तो पर्चा तो कटना चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है। जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इस सिलसिले में देखें जो मुहिम है वो उसमें पहले अवेयरनेस, इसी सिलसिले में 2 हफ्ते का टाइम दिया गया और उनको आगाही दी गई कि फौरी तौर पे अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करें। इस सिलसिले में अब ये है कि अगर कोई ऐसे नौजवान होंगे तो फौकियत ये होगी कि वो उनकी फिलहाल गाड़ी बंद की जाए तावक्तिया कि वो अपना लाइसेंस हासिल कर लें, और जब वो लाइसेंस हासिल कर लेंगे तो उनकी गाड़ी को छोड़ दिया जाएगा। और FIR का इंदराज जो है वो इंतहाई इकदाम है कि ये ऐसे ड्राइवरों के ऊपर खुसूसन की जाएगी कि जो कमर्शियल गाड़ियां बगैर लाइसेंस के चला रहे होंगे। कमर्शियल गाड़ियों से मुराद जो ट्रक, डंपर वगैरह या ऐसी हैवी गाड़ी जो कि जिसमें के सवारियां जाती हैं, ऐसी गाड़ी अगर कोई बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाएगा तो उसके खिलाफ डेफिनेटली FIR भी दर्ज की जाएगी। सर ये बताइएगा, गुज़श्ता 7-8 दिनों में कराची वालों के सामने ट्रैफिक एक अजाब बन के मसला जो है ना वो सामने आया, बदकिस्मती से, लेकिन रूटीन ही है। कभी कोई एहतजाज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई धरना, सड़कें बंद, ट्रैफिक जाम रहना। अब ऐसी सूरत हाल में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना? जी बिल्कुल, गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान कराची में खुसूसन ट्रैफिक के मसाइल से 2-4 रहे आवाम, और इसमें बुनियादी वजह कई धरनों की वजह से सड़कों का, रास्तों का बंद होना शामिल था, जो कि ट्रैफिक पुलिस ने दिन रात मेहनत करके मुतबादिल रास्तों के जरिए कराची को रवां दवां रखने के लिए पूरी कोशिश की। और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो धरने इख्तिताम हो गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये ट्रैफिक जो है अब उसके वो मसाइल जो गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए आवाम को, वो अब आइंदा के दिनों में वो उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया DIG कराची ट्रैफिक पुलिस अहमद नवाज साहब फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एक दो चीज़ें, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ज़रूरी है, ये इट इज़ अ मस्ट। मतलब मेरी बात सुने, आप खुदा न खास्ता किसी एक्सीडेंट में जाते हैं ना, आपका लाइसेंस नहीं होता, आप और अंडर एज तो खैर बिल्कुल ही कानूनी कार्रवाई का एक और लेवल होगा।
और अगर आप खुदा न खास्ता एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, इफ़ यू हैव अ लाइसेंस फिर बचत के चांसेस और आप पे कोई जवाब नहीं रहता ना, फिर आप लड़ाई झगड़े करें, या जब आपके पास खुद को लाइसेंस नहीं है तो किसी और की गलती के लिए भी अपने पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। एंड देन इफ यू डोंट वांट टू कैरी इट फॉर व्हाटएवर रीजन, खींच लें अपने मोबाइल में, कीप इट इन योर फोन, एटलीस्ट ये सारी चीजें आप वो मान जाते हैं। ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन है उसका स्क्रीनशॉट रख लें, यू नो वो कर लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें, और नौजवान अंडर एज रादर तो प्लीज मतलब अब सीख जाएं, हम किस दुनिया में पहुंच चुके हैं, आप अभी तक ये कर रहे हैं। अच्छा जी, शुरू में भी हमने आपको बताया, बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका पूरी कौम को इंतजार था, और 1 माह की कोशिशों के बाद जिला कुर्रम का ग्रैंड जिरगा एक अमन मुआहिदा हासिल करने में कामयाब हो ही गया है, और वी वर एक्चुअली काइंड ऑफ वेटिंग फॉर इट कि ये कब होगा। अब उस मुआहिदे में अकॉर्ड में क्या है, जरा ये देखें। यही दो नुकात थे जो बाइस से तनाज़ा थे और जिन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से मुसलसल किया जा रहा था, और यही वजह थी कि ये जो जिरगे का अमल है, मुशावरत थी, ये काफ़ी तवील हो गई, तकरीबन 3 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन बिलाखिर इस पर इत्तेफाक होने का मतलब ये है, और ये इस बात का सबूत है कि दोनों फ़रीक़ैन इस बात पर कमिटेड हैं कि अमन का क़याम उनके लिए ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जो आगे इस पर अमल दरामद का जो मरहला है अब वो शुरू होगा। तमाम हिफाजती इंतजामात को वो करके, स्टेप्स उठा के, इक़दाम उठाकर हम एक कॉन्वॉय जो है बरोज़े हफ्ता यहाँ से रवाना कर रहे हैं, जिसमें खुराक का सामान भी है, जिसमें अद्वियात भी हैं, बाकी जरूरी सामान, और साथ ही साथ लोग भी पाड़ा चिनार की तरफ वो जाएंगे। जनरल ट्रैफिक के लिए भी पहले तो हम गार्डेड कॉन्वॉयज की शक्ल में लोगों को लेके जाएंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में रास्ता खोल दिया जाएगा ताकि जब एक दूसरे पे एतमाद को एक फिजा बन जाए। आप सोचिए कि एक इलाका ऐसा बन जाए कि जहाँ गुजरना मुहाल हो जाए। अभी भी कॉन्वॉयज की बात हो रही है जो इनिशियली गार्डेड होंगे, मतलब कितना हम अगर नेमतों का हिसाब लगाना शुरू करें तो कितना कैजुअल लगता है ना कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचना, लेकिन ये वो मकाम बन गया जहां पर आप नहीं पहुंच सकते, नहीं जा सकते, ना कोई सामान भेज सकते हैं। सो हम इसी पे बात करते हैं। पारा चनार में अली अफजल अफजाल हमारे साथ हैं, और चूंकि अजी भी मुतासर था इन धरनों की वजह से ज़ीशान शाह हमें ज्वाइन करेंगे कराची से, लेकिन पहले हम अली अफजल से जानेंगे। अली बताइएगा, मुआहिदा हो गया, क्या सेंस है अब जो आम आवाम हैं, लोग हैं, उनसे अगर आपका राब्ता हुआ हो, बात हुई हो, लोग खुश हैं, लोग मुतमईन हैं, लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हाँ लोगों को बेसिकली उम्मीद है कि ये जो अकॉर्ड साइन हुआ है, अमन मुआहिदा हुआ है, इस पे अमल होगा? पहले तो इलाके की जो कल तक की सूरत हाल है उसका मुख्तसरन जिक्र करता हूँ। एक मरीज है दिल का, कैसर हुसैन, वो तकरीबन 1 माह से अपने डॉक्टर के नुस्खे उठा के कभी हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश करते हैं, कभी अस्पताल से अद्वियात लेने की कोशिश करते हैं। बिल आखिर कल वो तंग आकर उसने खुदकशी की, क्योंकि उनको ना इलाज मिल रहा था और ना वो इलाज के लिए पेशावर पहुंच सकता था। तो इतने यहाँ के लोग जो है रास्तों की बंदिश की वजह से परेशान हाल है, बहरानी कैफियत है। अलबत्ता अब जो अमन माहिदा हुआ है, इससे पहले भी ज़िला कुर्रम में 20 से ज़ायद अमन माहिदे हुए हैं, जिसमें 2008 में होने वाला मरी अमन माहिदा सबसे ज़्यादा लोग उसका जिक्र कर रहे हैं। और हालिया माहिदे में भी फ़रीक़ैन इस पर जोर दे रहे थे कि उस माहिदे पर अमल किया जाए। तो ज़्यादातर शक मरी माहिदा जो हुआ था 16 साल पहले, उसके मुताबिक ये माहिदा भी मुरतब किया गया है। तो इस माहिदे पर दस्तखत के बाद लोग इंतहाई खुश हैं, और तारीख में पहली बार इस तरह हुआ है कि 2.5 माह से ज़ायद अरसे से यहाँ पे लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, खुराक नहीं मिल रहा है, और रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं। तो तेल ना होने की वजह से जो मोबाइल के टावर्स हैं वो भी बंद हैं, लोग मोबाइल भी प्रैक्टिकली कट गया है पूरे मुल्क से राब्ता। एक आइसोलेटेड जगह है जहाँ कुछ नहीं है, लोग लिटरली ये अगर खुदा न खास्ता इसी तरह चलता रहा तो यहाँ जाने अभी भी जा रही हैं। हाँ, लेकिन ये एक क्या कर ले, हुकूमत खाना ही है, बिल्कुल जहाँ लोग मरने के लिए छोड़ दिए गए। लेकिन अली अफजल ये जरूर बताएं, आप कह रहे हैं कि अब तक कोई 20 मुआहिदे हो चुके हैं, 16 साल पुराने मुआहिदे का आप जिक्र भी कर रहे हैं। तो मुआहिदे होते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं, तो फिर एतमाद कैसे आएगा इन मुआहिदों पे, और खासतौर पे जो अभी हुआ है उस पे भी, उसमें क्या नया है जो मरी मुआहिदे में नहीं था?
अभी तकरीबन वही बातें हैं जो मरी माहिदे में थे, क्योंकि क़याम अमन के लिए 2008 में होने वाले मरी अमन माहिदे में जो ज़रूरत महसूस की जा रही थी, अभी भी सूरत हाल वही है, इलाका वही है, परिकैन वही है, लेकिन हालात के मुताबिक जो चेंजेस आते हैं, जो ज़रूरत महसूस करते हैं माहिदीन, उसका वो ज़रूरत महसूस करते हैं कि माहिदे में ज़िक्र हो। ज़रूरत इस बात की है कि इससे पहले जो माहिदे हुए थे वो भी हम ये नहीं कह सकते कि कोई माहिदा जो है वो ठीक नहीं था, दुरुस्त नहीं था, जिसकी वजह से दोबारा बार बार अमन माहिदे करने पड़ते हैं। लेकिन जो ज़रूरत है वो ये है कि जो माहिदा होता है उस पर अमल किया जाए। अगर माहिदे पर अमल नहीं होता तो आप रोज़ रोज़ माहिदे कर रहे हैं, उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम अली आपसे जानेंगे कि अमल दरामद में क्या पेशरफ्त हो सकी है। हफ्ते के रोज़ कॉन्वॉय भेजा जाना है, क्या आज कोई एक्टिविटी हम तवक्को करें या ना करें। लेकिन अभी ज़ीशान शाह भी हमारे साथ हैं। ज़ीशान, आपको पता है कराची की सूरत हाल हम आपसे वक्तन फ़वक्तन जानते रहे हैं। कराची का बहुत बुरा हाल था, अभी तमाम धरने और एहतजाज क्या ख़त्म हो गए हैं या अभी भी कहीं लोग बैठे हुए हैं? जी अब्दुल्ला, जैसा कि हमने भी आपको रिपोर्ट किया, 9 दिन से कराची के मुख्तलिफ मकामात पे, जिसमें इब्तदाई तौर पे पहले 6 मकामात हुए, उसके बाद में ये बढ़ते बढ़ते तकरीबन 12 से 14 मकामात तक पहुँच गए थे और बिलाखिर गुज़िश्ता रोज़ तक तकरीबन ये शहर में 5 मकामात थे, जो टोटल 7 थे, लेकिन MWM की जानिब से जो 5 मकामात थे वहाँ पर धरने दिए हुए थे। 2 रोज़ कबल शहर के मलीर में और नुमाइश पर भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प हुई, उनके गुज़िश्ता रोज़ मुकदमात भी दर्ज हुए। ताहम गुज़िश्ता रात को जो ही अमन मुआहदे की तस्दीक हुई तो कराची में भी रहनुमाओं की जानिब से तमाम जो धरने जो 5 मकामात थे उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। उन्हें जो धरने जब गुज़िश्ता रोज़ जो ही अमन मुआहदे की तस्दीक हुई उसके बाद में कराची में भी MWM के रहनुमाओं की जानिब से जो कराची में 5 मुकामात पे धरने जारी थे उन्हें भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त कराची मैं साथ साथ ये बता चलूँ कि एक जानिब मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से ये एहतजाजी धरने दिए गए हैं, दूसरी जानिब अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से भी शहर के तकरीबन 10 मकामात पर धरने दिए गए थे, जिनमें 2 जगहों पर सड़कें ब्लॉक की गई थी। ताहम गुज़िश्ता रात में इस ऐलान के बाद में जो ही अमन मुआहदे की तस्दीक हुई, अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से भी जो सड़कें ब्लॉक थी वहाँ से सड़कों को खोल दिया गया। धरने उनके भी जारी हैं, लेकिन वो चंद ऐसे मकामात पे जिनमें से फुटपाथ हो गई, सड़क के किनारे और कहीं भी सड़क को लॉक नहीं किया गया। कराची में कोई जी वेरी ब्रीफली ये धरने जारी क्यों होंगे? जब मुआहदा साइन हो गया है तो क्या एतमाद नहीं है? किस वजह से अभी तक बैठे हुए हैं? देखिए, अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से आज एक गुज़िश्ता रात को एक मैसेज आ गया था कि आज उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया गया है, इसीलिए अभी किसी भी सड़क को ब्लॉक नहीं रखा गया है। तमाम कुछ जगहों पे कैंप्स मौजूद है, जिसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि मुमकिन तौर पर जो उनके रहनुमा हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस हवाले से मज़ीद धरने जारी रखेंगे। अली बताइएगा, एक तो फरीक़ैन आपस में तय इन्होंने कर रही हैं मामलात एक मरतबा फिर और होपफुली इस पे अमल दरामद हो, एक तो पेशरफ्त कोई हो सकी है? हफ्ते को ही कॉन्वॉय जाएगा या उससे पहले जो केसेस आपने तस्करा किया, दिल का एक मरीज इलाज के लिए मारा फिर है, उसने खुदकुशी कर ली, आज कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि जो इमरजेंसी केसेस हैं उनको निकाला जा सके, उन तक कुछ पहुंचाया जा सके, और जो सरहद पार से खदशा था एक ग्रुप को कि उन्हें निशाना बनाया जा सकता है, वो रिजर्वेशंस कैसे खत्म किए गए हैं? ये सरहद पार से जो मसले हैं, हालिया जो कुरम का बदमनी का मसला है, इसमें भी सिर्फ मकामी लोग नहीं बल्कि बाहर के लोग भी मुलविस हैं, चाहे वो ज़िला कुरम से मुल्हिक हमारे कबायली इलाके हैं या अफगानिस्तान है, उसके कमांडर यहाँ पे आके बाकायदा वीडियो पैगामात एक दूसरे के खिलाफ जारी कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। अलबत्ता अभी जो अमन माहिदा है जिसके बाद लोग तवक्को कर रहे हैं कि पूरी रिलीफ मिले आवाम को, लेकिन ये हफ्ते के रोज़ कन्वाई का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा जो सूबाई हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं और कोहाट डिवीज़न के लेवल के जो ज़िम्मेदार हैं उससे भी अमैदीन राब्ते में हैं कि जल्द रास्ते खुल जाएँ। आज यहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है, पहाड़ों पर शदीद सर्दी है
इसके बावजूद अगर एक तरफ वो मरकजी धरना जारी है, उनका कहना है कि जब तक अमदरद के रास्ते महफूज नहीं होते, नहीं खोले जाते, तो हमारा धरना जारी रहेगा। तो दूसरी तरफ जो रिलीफ एक्टिविटीज़ है, फर्ज करें हेलीकॉप्टर्स का कल जिक्र हुआ था कि एक मजीद हेलीकॉप्टर का इजाफा किया जाएगा ताकि मरीज जो है उसे पेशावर शिफ्ट किए जाएँ और इसी तरह मेडिसिन वगैरह लाए जाएँ जब तक कन्वाई शुरू नहीं होती। तो ये सूरत हाल है। अभी तक आवाम को कोई रिलीफ जो है अभी तक नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया आपका अली अफजल ज़ीशान शाह। अब जाहिर है कॉन्फिडेंस तो आते आते ही आता है, और ये बड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक तो मुझे कोई वैसे साउंड नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ होती है कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि अभी भी यकीन नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं। लेट्स सी। अच्छा, इट सीम्स लाइक कि इंटरनेट की जो स्पीड है ना, बेसिकली इंटरनेट वो ठीक नहीं होने वाली, और ये हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पीटीआई हुकाम ने पीटीए हुकाम ने ये प्रीटी मच ये कह दिया है। तो एग्जैक्टली अब वो काम सही कर नहीं रहे तो हम नाम क्यों सही लें, हैं जी? अच्छा, वो कह रहे हैं जी कवानीन में इबहम कई मसाइल की जड़ है, और कल के कमेटी के इजलास से पहले ये सुन लें कि परसों वज़ीर आज़म ने उड़ान पाकिस्तान की जो तकरीब थी उससे खिताब में क्या कहा था, जिसका सारा फोकस ही, मेजर फोकस ही IT है। सुनिए। यूथ हमारा असासा है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि वफाक को और सूबों को सबको मिलकर IT के ऊपर, AI के ऊपर, AI IT लेड जितनी भी हमारी जो इंडस्ट्री है इसको फ़रोग़ देने के लिए हम मिलकर अपने तमाम वसाइल मिलकर इसके ऊपर हम झोंकेंगे, इनके कदमों में निछावर करेंगे। तो अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी जो IT इंडस्ट्री जो है, जो बड़ी तेज़ी से आगे वो जा रही है, उसमें बेपनाह उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा आयरॉनिक लगता है कि इतना IT बेस्ड आपका उड़ान पाकिस्तान हो या फिर जो भी आपका विजन है, और इंटरनेट के लाले पड़े हो। एक साल गुजर गया इस चीज़ में। इस कमेटी के मेंबर हैं रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। कामरान साहब, मतलब चेयरमैन PTA ने कमेटी को जो बताया, इससे हमें तो यही तासुर मिल रहा है कि इंटरनेट की स्पीड जल्द ठीक होने वाली नहीं है। जो एप्लीकेशंस बंदिश वाले मामलात हैं ये हल होंगे। आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या सेंस है? ऐसा है कि ये इंटरनेट जो बंद हुआ है या स्लो हुआ है, इसकी वजह जो है कोई तकनीकी नहीं है, इसकी वजह सियासी है या रियासती है। तो सियासी और रियासती मसाइल जो है वो इस तरह से जो है आप कहें कि तकनीकी तौर पे ठीक हो जाएंगे, मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है। ये जहाँ पे ये बंद होता है उसके पीछे कोई कानून मौजूद नहीं है। ये मिसकंसेप्शन का शिकार थे या गलत बयानी है कि कोई मौजूद है और जिसके तहत जो है ना वो इंटरनेट कहीं पे बंद किया जा सकता है जहाँ पे आए कोई। इनको हमने ये भी कहा था आज कि आप बताइए कि वो कौन सा कानून है, कौन से आपकी उसके कानून में जो ना वो प्रोविज़न है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कोई डायरेक्शन आए आपको या कोई एजेंसी आपको कहे और उसके बाद जो है ना वो आप इंटरनेट बंद कर दें या मोबाइल बंद कर दें। तो वो भी जो है ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। वो PTA के दोस्त और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के दोस्त फिर जो ना उसमें ऐसी जगहों पे ले जाने की कोशिश करते थे जिनका मतलब ना उनको समझ आता था, या अगर उनको आता था तो हमें कम से कम उसका मतलब समझ में नहीं आता। अच्छा, तो पूरे समय तो यही बताया जा रहा है कि जी कोई केबल प्रॉब्लम है तो ये फॉल्ट है, वेयर एज दिस इज टोटली समथिंग एल्स, और आप भी इसी बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये बताएं कि कमेटी की मीटिंग में ये डिस्कशन भी हुई कि इंटरनेट बंद करना कभी अदालती फैसला होता है, कभी हुकूमती हिदायत, यानी कोई वाज़े कानून और पैरामीटर्स नहीं है इस चीज़ के। अगर कवानीन में भाम है तो क्या इसे दूर किए जाने की ज़रूरत नहीं है? इस पर भी एक बातचीत हो जाए। कहीं पे कोई इबहम नहीं है, ये जानबूझ के बंद किया जाता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये कहीं सियासी मजबूरी हो सकती है, कोई रियासती मजबूरी हो सकती है, मगर कानून में जो ना ऐसी कोई प्रोविज़न मौजूद नहीं है। पहले तो हमें एक्ट में ये बात दिखाने की कोशिश की जाती रही और उसको जल्दी में जो ना वो इस तरह से किया जाता रहा कि कोई जल्दी कर जाए। फिर कहा कि रूल्स में है तो रूल्स भी हमने देख लिए, मेन एक्ट भी देख लिया,
ना एक्ट में है ना रूल्स में है। फिर हमने उनको कहा कि जी आप वो जजमेंट भी चलें बता दीजिए, तो वो जजमेंट भी जो है ना फिल वक्त तो हमें नहीं दिखाई गई, सारी बातें जो है वो ज़ुबानी कलामी है। तो ज़ुबानी कलामी बातों पे इंटरनेट बंद है और उससे बिलियंस का नुकसान हो रहा है। इंटरनेट वज़ार राय के खिलाफ ज़ाहिर है कोई ना कोई तो खिलाफ वर्जी कर सकता है। एक हकीकत यह है कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा से भी नुकसान पहुंच रहा है। तो क्या है इसका हल? सख्त कवानीन, रेगुलेशन, नहीं तो और क्या हो सकता है? ऐसा है चाकू छुरी से आप अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और उससे फ़ायदा भी ले सकते हैं। किसी कैंची से भी आप अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। किसी दूसरे हथियारों का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा फ़ायदे वाली हो और उसमें उसको गलत किसी उसमें रूम में जाके जो नाम कहें कि जी नहीं इसका नुकसान भी हो सकता है या नुकसान भी होता है, तो आप नुकसान पे काबू पाने की बजाय जो है ना वो पूरी सोसाइटी को एक सहूलत से महरूम कर दें, आर्टिकल 19 को जो है ना वो वायलेट कर दें, तो ये गैर मुनासिब है। ये गवर्नमेंट का अदरवाइज़ फेलियर होता है कि अगर उस अच्छी चीज़ को कोई गलत तौर पे इस्तेमाल कर ले और आप उसका इस्तेमाल न रोक पाएँ। इनफैक्ट ये फेलियर है गवर्नमेंट के पास। शुक्रिया कामरान। अच्छा जी, आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होगा। तहरीक इंसाफ के मुतालबात तहरीरी शक्ल में लाए गए तो आसार हैं कि हुकूमत भी मीसाक मईशत से मुतालिक बात जो है वो बढ़ाना चाहेगी। और आज दोनों इतराफ़ की कमेटियाँ जो है वो 3:30 बजे मिलेंगी। हम आपको ज़रा टाइम भी साथ साथ बता दें कि क्या होने वाला है। तहरीक इंसाफ के जो लोग पिछली दफ़ा मिसिंग थे, इस बार अली अमीन गंडपुर समेत सभी शरीक होने का इम्कान तो है। तहरीक इंसाफ 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कैदियों की रिहाई के मुतालबात रखने वाली है। ये बात तो सबको पता ही है पहले से, और इस चार्टर ऑफ डिमांड पर हुकूमत को जवाब देना होगा। इस गुफ्तगू का बुनियादी मकसद तो सियासी कशीदगी को कम करना है, लेकिन हुकूमत शायद इससे आगे का भी सोच रही है। हुकूमत की जानिब से साल के आखिरी दिन 5 साला उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का ऐलान किया गया। $60 अरब की बरामदात और 10 साल में इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का कहा जा रहा है। ये सब तभी मुमकिन होगा जब हर शोबा अपने हिस्से का काम करेगा और कौमी क़यादत पूरी सपोर्ट करेगी। यानी एक बार फिर वही बात कि मौशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से ही मशरूत होगा। होता ही ऐसे उड़ान पाकिस्तान के लॉन्च प्रोग्राम में वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मीसाक मईशत की बात भी की। मईशत की तरक्की जुड़ी हुई है सियासी इस्तेहकाम के साथ, और सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है माशी तरक्की के साथ, लाज़िम मलज़ूम है। और चार्टर ऑफ इकॉनमी इसी खादिम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे पहली मरतबा जब कहा तो पाया हकारत के साथ मेरे इस ऑफ़र को ठुकराया गया। फिर मैंने दोबारा उसको किया। तो आज भी हम चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी तरह यकसू हैं। अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए हम बैठ जाएं तो यकीन करें कि हमारे आधे मसाइल वहीं ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर एक तहम्मुल, बर्दाश्त, हामनी की इंतहाई ज़रूरत है, और इसी वजह से इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के शिबली फराज, हामिद रजा और दीगर ने फौरी तौर पर तो मीसाक मईशत के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अगर मईशत का कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम चलाना चाहते हैं और चलना चाहिए भी, तो किसी ना किसी मौके पर, किसी ना किसी नुक्ते पर सियासी हरीफों को इत्तफाक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आगे बात वरना नहीं बढ़ सकती। ये बहुत बार हम बात भी कर चुके हैं। इस माहौल में कंसिडरिंग हमारे सियासी लोगों और सियासतदानों की जो तबीयत है, नेचर है, कौम भी उनसे वाकिफ हो जाती है ना। मतलब किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है कि किसी भी पार्टी का क्या मिजाज है। ये इत्तेफाक राय पैदा होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और हमने पहले एक्चुअली बहुत ही कम शायद मौकों पे ये देखा हो कि कोई एक हुकूमत कोई ऐसा विजनरी प्रोग्राम लेके आए और अगली हुकूमत उसको चलाए। तो ये भी रिवर्स होने की बहुत ज़रूरत है। बात करेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून वफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग एहसन इकबाल साहब हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें आपसे तो वैसे करनी है, लेकिन पहले ये बता दें कि उड़ान पाकिस्तान का मकसद क्या है, और एक इन नटशेल आप बता दें महदूद मुद्दत की हुकूमत इतना लॉन्ग टर्म कैसे सोच रही है, ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें सर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए हर कामयाबी की बुनियाद एक प्लान के ऊपर होती है। आप एक घर बनाते हैं
और घर बनाने के लिए भी पहले आर्किटेक्ट से नक्शा बनाते हैं और वो नक्शा बनाने के लिए पहले अपनी ज़रूरियात तय करते हैं और फिर एक अच्छा घर बनता है। और अगर आप एक रैंडमली कंस्ट्रक्शन ही शुरू कर दें तो वो एक बड़ी डिसजॉइंटेड सी ब्रिक मॉर्टर का स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा होगा। हमने हमेशा यही कोशिश की है कि जैसे दीगर ममालिक ने तरक्की की है, पाकिस्तान को रोड मैप के ज़रिए तरक्की के रास्ते पर डाला जाए। 2013-14 में हमने विजन 2025 बनाया और उस वक्त बनाया जब मुल्क के अंदर 16-18 घंटे बिजली नहीं थी। कराची के अंदर हर रोज डबल डिजिट अमवात हुआ करती थी। मुल्क के अंदर खुदकुश बमबारों का दौरा था और लोग मजाक उड़ाते थे कि आप ये जो 2025 तक टॉप 25 इकोनॉमीज में शामिल होने की बात कर रहे हैं, ये शेख चिल्ली का ख्वाब है। लेकिन आपने देखा कि 3-4 सालों के अंदर मुल्क टर्न अराउंड कर गया और हमने 2017-18 में जीरो लोड शेडिंग छोड़ी, दहशतगर्दी खत्म हो गई। कराची जहां पर कोई शख्स बाहर निकलता था तो उसकी माँ बहन मसल्ले पे बैठ जाती थी कि खैरियत से शाम को घर आ जाए मजदूरी से। वो कराची रोशनियों का शहर बन गया दोबारा। इसी तरह $25 अरब चाइना से सी पैक की सूरत में इन्वेस्टमेंट आई और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो दुनिया की एक लीडिंग फर्म है, उसने 2017 में कहा कि अगर पाकिस्तान इस रफ्तार से चला तो 2030 तक टॉप 20 इकोनॉमीज में आ जाएगा। लेकिन फिर 2018 में एक डिसरप्शन हुई, चेंज हुई और जैसे आपने अभी कहा कि अगली हुकूमत आके पिछली हुकूमतों की पॉलिसीज को रिवर्स कर देती है, उसका एक बड़ा हमें खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन चलें वो हुआ, पर 2018 से 22 तक कोई मुतबादल प्लान भी नहीं दिया गया। सो दैट इज लाइक नॉन प्लान पीरियड इन पाकिस्तान इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम 2022 में आए तो उस वक्त हमें दिवालिया होने का खतरे का सामना था। तो जहां पर हंगामी कुछ इकदाम हम ले रहे थे, वहीं प्राइम मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से ये कहा कि पाकिस्तान को एक मजबूत बुनियाद दोबारा देने के लिए खाका तैयार करें, जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो हमें फौरी बड़े मसाइल हैं, उनको सामने रखते हुए हमारी तरजीहात को मुतय्यन करें। उस पर हमने फिर ये एक 5 E's फ्रेमवर्क बनाया ताकि हम ये देखें कि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें किन तरजीहात पर अपने वसाइल को मरकूज करना है। और इसी की बुनियाद पे ये एक 5 साला मंसूबा है जिसके 2 अहदाफ हैं कि हम एक इतनी मजबूत बुनियाद इन 5 सालों में रखें कि 2035 तक हम पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकें और 2047 जो आज से 23 साल आगे है, देखिए 2047 में 2 मुल्क इस खित्ते में अपनी 100 साल आज़ादी का जश्न मनाएंगे। चलिए, इरादा तो आपने कर लिया, आपने एक और प्लान बना लिया। एहसन साहब, आप लोड शेडिंग में भी सर्टनली बहुत वाकई वाज़े कमी हुई, लेकिन उसमें अभी क्या सूरत हाल है, कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा कितनी बिजली बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो एक अलग डिस्कशन है। एट द सेम टाइम अभी इस विजन की बात करें हम, ये उड़ान पाकिस्तान की, जी एहसन साहब उस पर आगे चल के बात करेंगे, अभी फिलहाल सिर्फ उड़ान पाकिस्तान पे रहते हैं। अगर इस विजन की बात करें तो इसकी बुनियाद जो है वो आप लोगों ने आईटी पर रखी है। अभी आप घर बनाने की बात कर रहे थे, मैं 3rd क्लास सरिया डालूंगा और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि बड़ी मजबूत इमारत बनेगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। आपको रेवेन्यू भी आईटी से चाहिए, कारोबार भी आपको डिजिटल चाहिए, मईशत भी आपको डॉक्यूमेंटेड चाहिए। इंटरनेट हमारा अभी भी नहीं चल रहा। आप देखिए, ये आपने एक सही मसले का जिक्र किया है और इस पर हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, जहां पर इंटरनेट दुनिया में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है, वहीं ये दुनिया में एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी भी है। साइबर सिक्योरिटी का जो शोबा है ये उतना ही अहम है जितना आप अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप किसी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं, उसके पावर सेक्टर को उड़ा सकते हैं, उसके फाइनेंशियल सेक्टर को उड़ा सकते हैं। और फिर अमेरिका जैसे मुल्क में कहा गया कि एक दूसरी सुपर पावर ने उनके सदारती इलेक्शन को हाईजैक कर लिया सोशल मीडिया की पावर से। तो आज हर मुल्क इससे निपट रहा है अपने अंदाज में। अभी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो उन्होंने ये तक कानून पास कर दिया कि 16 साल के बच्चे अगले साल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस ही नहीं ले सकेंगे। तो हर मुल्क इससे गुजर रहा है और इस पे भी हमने जो अब फायर वॉल बनाना हमारी जरूरत है, इसलिए कि आप अगर जियोपॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स देखें, एक एक करके मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को देखें, क्या डिसरप्शन हो रही है, इंटरनल इंप्लोजन हो रही है। पाकिस्तान भी एक बहुत वल्नरेबल कंट्री है और हमें भी आज एक गैर एलानिया जंग का सामना है जहां पर हमारे सर पता है मसला कहां आता है, जहां इब्हाम होता है। अभी आप यहां के आके इतनी सीनियर पोजीशन है आपकी, यहां बता रहे हैं आप कि फायरवॉल बनाना हमारी जरूरत है, लेकिन फायरवॉल को पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता था, कभी कोई तार कटने की बात होती थी। अब अगर आके क्लैरिटी के साथ ये बता दिया जाए कि फायरवॉल्स हम तंसीब का काम चल रहे हैं, फेज 1 है, फेज 2 है, इतना अरसा लगेगा, इतने अरसे के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि ठीक हो जाएगा। जब खामोशी रहती है ना तो फिर कोफ्त होती है। बॉटम लाइन ये है सर कि आवाम को एतमाद में लेना है। जी सही है। देखिए ये सब कुछ इसलिए जरूरी है कि हमने साइबर स्पेस की सिक्योरिटी को भी महफूज करना है, क्योंकि इसके साथ मुल्क के तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो पावर सेक्टर है, चाहे वो कोई भी शोबा है जो डिजिटल स्पेस में है, वो वल्नरेबल होता है। और आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं उन तक हैकर्स पहुंच जाते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन भी स्टील करते हैं। तो ये एक टेम्पररी फेज है, जैसे बाज कई दफा वजीर इत्तला जो IT हैं उन्होंने भी कहा है कि इसको हम ठीक करेंगे, लेकिन जो बिजनेसेस हैं उनको एक विंडो दी गई है रजिस्टर्ड VPNs की। और आप इसीलिए देखिए कि जो हमारी IT एक्सपोर्ट्स हैं उसमें कोई डिक्लाइन नहीं आया, 34% इंक्रीज है। तो जो बिजनेसेस हैं उनको एक स्टडी इंटरनेट अवेलेबल है, वो उससे अपना काम कर रहे हैं। जो कंज्यूमर्स हैं इनको भी इंशाल्लाह इनकी जो परेशानी है, मैं उम्मीद रखता हूं बहुत लोग हैं जो छोटा-छोटा काम कर रहे हैं। जो आपने बात की है थोड़ी सी डिबेटेबल है, बट एनीवे वी आर स्टिल गोइंग टू टॉक। हम जरा आगे बात को लेके चलते हैं। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, चूंकि उड़ान पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो सियासी इस्तेकाम के बगैर मुमकिन नहीं है बिल्कुल। ये वी ऑल नो दैट एंड वी हैव सीन दैट इन द पास्ट एज वेल। तो आज आपकी हुकूमत है, ऑब्वियसली कल किसी और की होगी। कौन गारंटर है कि ये प्रोग्राम जो है ये चलता रहेगा? आपका विजन जो है 2020 का भी ऑब्वियसली एक तजुर्बा तो है आपके पास, तो किस तरह आप ये करेंगे? और ऑब्वियसली आज दूसरी बैठक भी है, इस पर भी बात होगी या नहीं? जी देखिए, असल बात यह है कि मैं समझता हूं कि कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लोग कहते हैं जी कि आप इस चीज़ को आईनी गारंटी दें, आइन की एक तरमीम कर लें। आपको पता है कि माजी में हमारे आइन की अपनी गारंटी नहीं थी, तो कौन गारंटी दे सकता है? सिर्फ एक गारंटी है कि पाकिस्तान के अवाम इन मंसूबों की ओनरशिप लें, चूंकि ये उनके मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। आप देखिए कि जापान से शुरू हो जाएं, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, इंडिया, टर्की, आप मिडल ईस्ट में आ जाएं, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, जितनी पिछले 50 सालों में कामयाब मिसालें हैं उनमें आपको 4 चीजें बुनियादी तौर पर नजर आएंगी। पहली, पीस, कॉन्फ्लिक्ट के साथ डेवलपमेंट नहीं होती। 2, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हर इस मुल्क के अंदर आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आएगी। 3, उस मुल्क के अंदर आपको पॉलिसीज का 10 साल का कम से कम दुरानिया नजर आएगा, और वो 10 साल का दुरानिया उन्होंने पॉलिटिकल टेन्योर्स के जरिए लिया है। इंडिया में मनमोहन सिंह साहब के 10 साल थे, फिर 15 साल मोदी साहब के, ये 25 सालों में इंडिया बदल गया। हसीना वाजिद साहबा के 15 साल बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश बदल गया। महातीर साहब 22 साल थे, ली कुआन यू 31 साल सिंगापुर में थे। फॉर वट एवर रीजन, मैं नहीं कहता कि हमें कोई 20 साल दे या 10। पहले इमरान खान ने भी 15 साल का प्लान बनाया हुआ था, वो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। फिर किसने बनाया हुआ था? मैंने कहा इससे पहले बानी PTI ने भी 15 साल का प्लान तो बनाया हुआ था ना, वो भी सुना था हमने। अच्छा, अब जो मुज़ाकरात आज होने वाले हैं, सुन लीजिए ना, जी जी जी, 15 साल इक़्तिदार का प्लान और है, मुल्क की तरक्की का प्लान और है। अगर काश उन्होंने कोई मुल्क की तरक्की का प्लान बनाया होता तो 20 साल उस पर अमल करते नताइज दिखाने के साथ। जो हमारा 2025 का था, जो CPEC था, वो सारा बंद कर दिया, और 4 साल वी हैड नो प्लान। हमें ये नहीं पता था कि हमारी सिंथ क्या है, और उसी का नतीजा ऐसा बड़ी आपने मेहनत की होगी, आई एम श्योर, प्लानिंग पे। अब जो आज दूसरी बैठक भी है, आपको पता है ऑपोजिशन, जाहिर है अगर मिजाज समझ लिया जाए, मिजाज तो समझ आ ही जाता है। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, वो तभी आ सकती है जब PTI इस निज़ाम को स्टेबल रहने दे। अब उनकी डिमांड्स यही हैं कि कैदियों को छोड़ दिया जाए। अब अगर बानी PTI समेत अगर बानी PTI भी रिहा होते हैं तो आप ये तवक्को रखेंगे कि वो आपको चैन से बैठने देंगे? काम करना तो दूर की बात है। जो दीगर जुडिशल कमीशन वाले मामलात हैं, 9 मई और 26 नवंबर पे तो शायद आप लोग बना दें। 9 मई के बारे में फौज बड़ी क्लियर है, वो CCTV फुटेजेस से लेकर हर फुटेज, और फिर सजाएं सामने मौजूद हैं। वो कहते हैं इस पर तो जुडिशल कमीशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा फिर, कैसे बात आगे बढ़ेगी?
जी देखिए, हम उनके साथ एक सिंसियरिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि जिस गवर्नमेंट का इक्तिसादी एजेंडा होता है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और टेम्परेचर काम रखने में एक दिलचस्पी रखती है ताकि अपने मुआशी एजेंडे को आगे लेके जा सके। जहां तक कैदियों का सवाल है, देखिए इस वक्त पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल प्रिजनर एग्जेक्टिव ऑर्डर के नतीजे में कैद नहीं है कि हम किसी डिप्टी कमिश्नर को कहें कि डिटेंशन ऑर्डर वापस ले लो, इसको छोड़ दो। ये सब केसेस में है और जुडिशियल रिमांड पे है। जब आप जुडिशियल रिमांड में होते हैं तो आपकी रिहाई सिर्फ अदालत के जरिए हो सकती है। सो उनकी जो रिहाई है उसका वाहिद अमल है कि वो अदालत में जाएं। जो बानी पीटीआई हैं वो भी मैं समझता हूं कि जो कुछ वो लोगों को कहते थे, दूसरों को कहते थे रसीदें दिखाओ, अब उनको भी कहा जा रहा है कि भी आप भी अपनी रसीदें दिखाएं। 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान के खजाने में जाना चाहिए था वो किस रसीद के ऊपर एक दोस्त के जुर्माने के अकाउंट में जमा हुआ। उन्हें कहा जा रहा है कि जो सरकारी तहफ़ आपने बेचे उनकी रसीदें दिखा दें, आपको कोई मकान कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ये सारे मसाइल अदालत के सामने हैं। अब मैंने भी उनका झूठा केस भुगता, मैंने ना अमेरिका में जाके किसी कांग्रेसमैन के पैर पकड़े, ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किसी लॉर्ड के आगे गिड़गड़ाया, ना यूएन में जाके पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीर की। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान की अदालतों में लड़कर बेगुनाही साबित करके बाइज्जत रिहाई हासिल की। तो यही रास्ता है, अबरूमंदाना रास्ता है, बजाय ये कि आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करें, गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के अंदर लाने का रास्ते बनाएं। आप अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करें और उसके बाद रिहा हो जाएं। लेकिन अगर आप मनफी सियासत करेंगे, मैं समझता हूं कि 2014 में भी जो धरना नाकाम हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि पाकिस्तान के आम शहरी ने कहा था कि पाकिस्तान को चलने दो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दो, ये ठीक काम कर रहे हैं, आप डिस्टर्बेंस ना करें। और अब भी मुझे उम्मीद है कि आप देखिए जिस तरह टर्न अराउंड हो रहा है, महंगाई की शरह में कमी आ रही है, मुल्क में स्टॉक एक्सचेंज कहा जा रहा है, इन्वेस्टर आने शुरू हो गए हैं, मुल्क के जो इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, डेफिनेटली आप चाहेंगे भी कि मुल्क आगे चले, और आप लोग भी डेफिनेटली चाहेंगे कि अगर ये विजन है, अगर इतना कुछ हो रहा है तो ये बरकरार रहना चाहिए। लेकिन सियासी इस्तेकाम के बगैर, आप खुद भी ये कह चुके हैं, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी वहां प्रोग्रेस हो नहीं सकती। तो इसलिए भी ये जो टॉक्स हो रही हैं ये बहुत अहम है विद पीटीआई, क्योंकि अगर देखा जाए तो आप उन्हें ऑन बोर्ड सिंसियरिटी उन्हें ऑन बोर्ड लिए बगैर तो ऑब्वियसली काम नहीं बनेगा। तो क्या मिसाके मईशत को भी मुज़ाकरात की टेबल पे ये डिस्कशन होनी है कि नहीं होनी? इज दिस गोइंग टू बी अ टॉपिक? उनकी तरफ से तो डिमांड्स जो थी 2 इनिशियल आ गई, आप लोग क्या पेश कर रहे हैं आगे? आपकी क्या डिमांड्स हैं? जी, उनको बिल्कुल मिसाके मईशत की हम दावत भी देंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो हमने प्लान बनाया उड़ान पाकिस्तान, इसमें तमाम सूबों की बायन ली है। और अगर आप इसकी दस्तावेज देखें तो उसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान सपोर्ट भी शामिल है। जो इसकी लॉन्च सेरेमनी थी उसमें हमने तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स को मदऊ किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदे भी थे, सिंध के भी थे, बलूचिस्तान, पंजाब, एजे के, गिलगित बल्तिस्तान। तो ये हमारी कोशिश यही है कि हम इस पाकिस्तान के इक्तिसादी मंसूबे को सियासत से बालातर रखें। तो सर, अमीन गंडापुर, आपका मतलब ये किस सतह का लाइजम था इस प्लानिंग में? अली अमीन गंडापुर साहब से आप लोगों की बात हुई थी, राब्ता हुआ था कि हम ये प्लान लाने लगे और उन्होंने कहा था कि हाँ जी आप ये लेके आए, हम तमाम सूबों की तरह हम भी आपका साथ देंगे, और आज वो इस इजलास में भी, मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। डिमांड्स तो आपको पता ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हैं, आपकी तरफ से कोई काउंटर डिमांड, इस पे होमवर्क हो गया मुकम्मल आपका? जी देखिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो मुज़ाकरात होंगे, उसको हम किसी तरीके से असरअंदाज हो सकें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हुकूमत बहुत खुले दिल के साथ जो भी आइन और कानून के दायरे में ऐसा मुतालबा होगा कि जिसे हम पूरा कर सकेंगे, जिससे मुल्क में अमन इस्तेकाम को कायम करने में मदद मिले, हम उस पर गौर करेंगे और ओपन हार्ट के साथ करेंगे। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल को यरगमाल बनाए या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के कनपट्टी पर पिस्तौल रख के अपनी शराइत मनाने की कोशिश करे जो आइन और कानून जिनकी इजाजत नहीं देता। लिहाजा ये ताली दोनों हाथों से बचती है। मैं उम्मीद करता हूं कि पीटीआई के दोस्त भी खुले दिल और दिमाग के साथ मुल्क के मफाद में बातचीत करेंगे और इन मुज़ाकरात कोई चीज जी आप आगे ले जा सकेंगे। राइट सर, आप हमारे साथ बैठे हैं आज सुबह सुबह, तो कोई एक चीज बता दें, क्योंकि उनकी साइड से जो 2 डिमांड्स हैं जुडिशियल कमीशन वाली और अपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई, वो उन्होंने स्टेट कर दी हैं। ऑब्वियस
सी टॉक्स हैं, गिव एंड टेक होता है, तो आपकी तरफ से कोई चीज जो कि आप रखेंगे, यू वुड रिक्वायर इवन टू बिगिन विद इन रिटर्न? नहीं, देखिए, हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि किसी तरह भी वो मुल्क के अंदर डिसरप्शन की पॉलिटिक्स छोड़े। उन्होंने हल्फ उठा लिया है ना, अब वो असेंबलियों के मेंबर हैं, उनके अरकान टीए ले रहे हैं, तो अब आपका अगर कोई एहतजाज है, कोई आपका किरदार है, आप असेंबली के अंदर अदा कीजिए। और इस मुल्क के अंदर सड़कों पर जो ये फसाद और इंतशार है, इसे गुरेज करें, क्योंकि जब आप सर एक हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है सर, भाग जाते हैं। हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप ख्वाजा आसिफ से ज्यादा पुरुम्मीद हैं इन मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि मुल्क के लिए मुज़ाकरात अल्लाह करे कामयाब, अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया आपका एहसान इकबाल साहब, थैंक यू। क्योंकि आपको पता है कि आज लोग बिल्कुल पूरी उम्मीद नहीं है इन मुज़ाकरात। नहीं, ऑब्वियसली देखिए, न्यू ईयर एंड न्यू यू नो होप्स, तो हर चीज को ओपनली डिस्कशन करनी चाहिए, और हम क्यों ना उम्मीद करें जब ये दो पार्टियां बैठ गई हैं। फैसल चौधरी साहब होंगे हमारे पास कुछ देर में, बानी पीटीआई के वकील हैं, उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन अभी हम मरी जाएंगे। चलो जी, उठो फिर। उठे? नहीं अभी बैठे, आपने तो चादर वादर सब यहाँ इंतजाम किया। मैं अपनी चादर के बगैर नहीं बैठती। बड़े शहरों से करीब भी है, सर्टनली रास्ते भी फर्स्ट क्लास ही है, इसीलिए पाकिस्तान में सयाहों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है मरी। बर्फ देखनी हो ना जब, तो आप पहुंच सकते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा तकलीफ भी ना करनी होगी, कहीं दूर दराज जाए, मरी तो सामने ही है ना। अगले वीकेंड तक बर्फबारी की पेशगोई हुई भी है, तो सयाहों का रश भी मामूल से कुछ ज्यादा है। सानिहा मरी 2022 भी हम सबको याद है, इंतजामिया को सर्टनली बार-बार मोहतात रहने का भी कहा जा रहा है। याद दिला रहे हैं एकदम से इस टाइम पे, हालांकि हम दोबारा जिक्र नहीं करते। इट वाज अ ट्रेजेडी ऑफ अनदर डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी साहब, वो आ गए हमारे साथ, तो बात कर ले से बात करते हैं। आगा साहब, शुक्रिया वक्त दिया आपने। बताइएगा इस बार मरी में सयाहों की कितनी तादाद अब कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, कितने एक्सपेक्टेड हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब पार्किंग वगैरह की सहूलियात कोई आते हैं लोग, तो बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। जी थैंक यू वेरी मच। 2022 के इसके इंसिडेंट के तनाजुर में यहाँ पे जो असेसमेंट हुई, जो इंक्वायरीज हुई, उसके बाद ये असेस हुआ कि यहाँ पे गाड़ियों की एक अनलिमिटेड जो तादाद है वो मुमकिन नहीं उनको यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सके। जो कि कैलकुलेशंस हुई यहाँ पे, जो पार्किंग की स्पेसेस हैं जो प्राइवेट सरकारी या अलॉन्ग साइड द रोड है, वो 5000 के करीब जो है गाड़ियों को किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट ने जो होटल्स रजिस्टर्ड किए हैं वो लगभग 250 के करीब होटल रजिस्टर किए हैं, तो उनकी ऑक्यूपेंसी को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये अराउंड 10,000 के करीब जो है यहाँ पे जो रूम्स हैं वो ऑक्यूपेंसी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स ऐसे होता है कि लोग जो है कुछ वक्त के लिए भी आते हैं और कुछ स्टे के लिए भी आते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122 सब महकमा जात ने मिल के यहाँ पे इस दफ़ा प्लानिंग को ज़्यादा मौसर तरीके से मुमकिन किया है और मॉक एक्सरसाइजेस भी किए हैं। पिछली बर्फबारी में भी हमने ये सारे इश्यूज़ को जो है वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड देखा है कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट और हमारी स्नो की जो रिमूवल है उसको हमने इंश्योर करना है ताकि ट्रैफिक जो है वो स्मूथ चलती रहे और लोगों को कोई इसमें प्रॉब्लम ना। अच्छा सर, स्पेसिफिकली कुछ बता दें, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं और आपको पता है कि ये वो मौसम है, ये वो महीना है, ख़ासतौर पे न्यू ईयर है, ये वो हफ्ता चल रहा है जहां लोग चाहेंगे कि वो जाएं मरी की तरफ। तो इंतज़ामिया ऑब्वियसली आपसे पूछना चाहते हैं कि पूरा एतमाद है कि ये जो हज़ारों लाखों से आ रहे हैं सब कंट्रोल में रहेगा? कोई स्पेसिफिक प्लान आपने बनाया हो, कोई आपने डायरेक्टिव जारी करना हो कि किस दिन आए किस दिन ना आए, कोई इस किस्म की चीज़? जी बिल्कुल, हमने अपना कंटिजेंसी प्लान जो वेल इन टाइम बनाया था उसको हमने ऑन ग्राउंड भी वेरीफाई किया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे पाक आर्मी के ताउन से हमने बहुत सारी जगह जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पे इन केस ऑफ एमरजेंसी खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई लोग जो है वो मुश्किल में आते हैं तो हम उनको इंशाल्लाह रेस्क्यू भी कर लेंगे और उनको सेटल भी करेंगे। उनकी खुराक का बंदोबस्त भी किया है और हमारा जो अमला फील्ड है वो सारा उन्होंने उसके ऊपर पूरी वर्किंग की है। कोई इंस्ट्रक्शन, कोई पैगाम जो आप देना चाहें जो अभी लोग प्लान कर रहे हैं, जो आ रहे हैं वीकेंड है? जी, इसमें चूँकि ये सारे अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो हैं वो टूरिस्ट के लिए किए हैं, हम सारे डिपार्टमेंट्स उनके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन हिफाजती इक़दाम के तहत ऐसी गाड़ी ना लाएं जो कि बर्फ़ में चलने के लिए इफेक्टिव नहीं है और वो स्किड करती है और ट्रैफिक में रुकावट पैदा करती है।
इसके साथ साथ अपने प्रॉपर जो है वो अच्छी क्लोथिंग जो है वो ज़रूर रखें। बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स या कुछ फ्रूट जो है वो ज़रूर अपने पास होने चाहिए। आल्दो हमने भी इन केस ऑफ एमरजेंसी ऐसा अरेंजमेंट रखा है, लेकिन अपनी गाड़ी में ज़रूर इस तरह की चीज़ें रखें। खुदा न खास्ता कहीं अगर ट्रैफिक स्टकअप होती है या कहीं ट्रैफिक स्लो होती है तो उसमें बिल्कुल हम सारे लोग फील्ड में मौजूद होंगे। इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ, पाक आर्मी के साथ ताउन करें, उनको मुकम्मल फैसिलिटेट करेंगे। बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर हमारी आगा ज़हीर अब्बास साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन अब ये उन सयाहों पे है कि थोड़ा सा अगर आप लोगों को डायरेक्टिव दिया जा रहा है तो आप भी उस पर अमल करें। तो पता करें पहले, और वेदर ज़रूर चेक करें कि बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल होने वाली है तो क्यों जाके फंसने की ज़रूरत है, फिर किसी दिन चले जाना। बगैर किसी प्लानिंग के प्रोग्राम ना फिल्मों में या इंस्टाग्राम रील्स में अच्छे लगते हैं, अदरवाइज और फिर जब आप पहुँचते हैं तो आप ही होते हैं वहाँ। ये दिस इज़ रियल लाइफ, तो पूरी दुनिया ही पहुँची होगी। बी वेरी केयरफुल, और ख़ास तौर पे बुजुर्ग लोगों को अगर साथ लेके जा रहे हैं, माँ बाप को, बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं तो यू नो यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस। 2022 में हुआ जो था, we absolutely cannot afford a repeat of that. Book your hotels, Airbnbs in advance. वहाँ जाके ढूंढने की कोशिश ना करें। प्लेटफॉर्म you're using आप प्री बुक करें ताकि आप वहाँ जाके सड़कों पे ना फंसें। अच्छा, और वहाँ ना लम्हा ब लम्हा आपको वो अपडेट्स भी मिल रही होती है मौसम के हवाले से, होटल्स, पार्किंग अवेलेबिलिटी, उस पे टेक इट सीरियसली। मरी में बारिश का सिलसिला भी जारी है, तो मौसम तो बारिश तो आईसी बन रही होगी। अच्छा जी, बहुत ही बड़ी खबर ऑब्वियसली जो आज होने वाली है वो राउंड 2 ऑफ द टॉक्स बिटवीन हुकूमत एंड पीटीआई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ थे बिफोर द ब्रेक, और अब हमें ज्वाइन किया बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। फैसल साहब, हुकूमत तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात का आज दूसरा राउंड है। तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात जो है वो पेश करने वाली है और ऑब्वियसली बता भी दिया है कि क्या चाहते हैं। तो क्या इस पूरे मामले में बानी पीटीआई मुकम्मल ऑन बोर्ड हैं? उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात या कॉन्फिडेंस, मतलब ही इज़ वेरी मच इन इट? देखिए, इमरान खान साहब ने ही ये मुतालबात रखे हैं और ये मुतालबात आज भी पेश किए जाएंगे। इसके साथ साथ आज आम हुकूमती कमेटी को ये भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो भी अपने मुतालबात रखें, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान जो है वो ज़रूरी होता है कि दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो अपने अपने मुतालबात रखें। अगर एक फ़रीक मुतालबा पेश करेगा और दूसरा फ़रीक जो है मुतालबात या अपना एजेंडा, काउंटर एजेंडा नहीं देगा तो वो अखलाकी तौर पर इस हद पर भी मुनासिब बात नहीं होती। तो आज हम ये भी इनसे कहने जा रहे हैं कि और कि आप अपने जो एजेंडा है या जिन बातों पे हुकूमत बात करना चाहती है वो भी सामने रखी जाए, ताकि जो आगे बढ़ा जाए उस पर हमारी डेलिब्रेशन भी होंगी। इमरान खान साहब का मुज़ाकराती कमेटी के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, अपने पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी मुकम्मल एतमाद है। इन पे उनके कोई शकूक व शबात नहीं। उन्होंने ओपनिंग दी है हुकूमत को कि ये जो दो मुतालबे हैं ये डूएबल हैं। बाकी हमने 26वीं तरमीम और इलेक्शन मैंडेट का जो मुतालबा है उसको फ़िलहाल बैक बर्नर पर रखा है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग मुतालबे हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे दो मुतालबात हैं ये डूएबल हैं, लिहाजा इनको कंसिडर भी करना चाहिए और हुकूमत को आइनी और कानूनी तौर पे हमारे लोगों को ट्रीट करना चाहिए। जो प्रेशर है तफ्तीशी इदारों के ऊपर और प्रोसिक्यूशन के ऊपर और लोअर अदालतों के ऊपर, वो प्रेशर नहीं होना चाहिए। उनको आज़ादाना माहौल में काम करने दिया जाना चाहिए और जो बोगस कंकॉक्टेड केसेस हैं वो विड्रॉ होने चाहिए। तो ये हमारा बिल्कुल जायज़ मुतालबा है और जुडिशल कमीशन का मुतालबा जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा फैसल साहब, क्या इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा फौरी तौर पर टेबल पे है या अभी नहीं है? ज़ाहिर है अल्टीमेटली तो आई गई, लेकिन अभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की जा रही है, दीगर लोगों की। हुकूमत का आपको पता ही है क्या जवाब होता है। बानी पीटीआई समेत वो कहते हैं हमने तो रिहा नहीं करने, लोग अदालतों ने करने हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो रिहा होगा नहीं। आपको लॉजिक में वज़न नज़र आता है? नहीं, इसमें कोई वज़न नहीं है। आप देखिए कि तमाम जो मुकदमात हैं वो तो हैं ही हुकूमत की मुद्दत में, और एक ही इल्ज़ाम के तहत अगर आप 150 मुकदमा करेंगे इस तरह से एब्सर्ड किस्म के तरीक़ों से, तो फिर तो एक जायज़ जो मुकदमा अगर कोई है वो भी तो उस पर शक आ जाता है। और देखिए ना, इस आपने जो पीछे 24 में 4 ट्रायल्स की सज़ा दी गई, रात को 12 बजे चला के वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी को कॉम्प्रोमाइज़ करके, जो असूल और ज़वाबित थे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो वो सारे फैसले उड़ गए हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की जो रहाई है बिल्कुल इमरान खान साहब का मुतालबा नहीं है, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स का, पीटीआई के रहनुमाओं का, पीटीआई की जो करंट लीडरशिप है, हम सब का ये मुतालबा है और हम बड़े यकसुई के साथ इमरान खान साहब की रहाई पे फोकस हैं।
अच्छा फैसल साहब, ये भी बताएं कि हुकूमती जमात के कुछ जो बड़े वोकल लोग हैं वो मुज़ाकरात से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते और एक सवाल बार बार दोहराते हैं कि पिछले 15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर आ गई। वैसे सवाल तो ये बनता है सर कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उससे पहले तो बिल्कुल मुज़ाकरात पे इनकार हो रहा था कि बातचीत शायद नहीं हो सकती। बड़े बहुत ही पॉजिटिव ये चेंज जो है ये PTI में ज़रूर आया। तो क्या कुछ ऐसा गैर मामूली हुआ था इन दिनों में? देखिए, ये वो ग्रोह है जो कि इस मुज़ाकरात को सबोटाज करना चाहता है। ये वो लोग हैं जो कि एक फियर फैक्टर या अदम इस्तेहकाम के ऊपर वो उनकी हुकूमत कायम है और वो नहीं चाहते कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ जाए। पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है वो आए, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मसले पे काबू पाया जाए, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री ख़ासकर IT इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ जो PTI को क्रश करने के लिए जिस तरह से इंटरनेट को आपने IT इंडस्ट्री को डैमेज किया है, पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के बाद जमहूरियत आइन और रूल ऑफ लॉ को डैमेज किया है, इस सारी चीज़ को वो समझते हैं कि अगर वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ गए तो शायद हुकूमत का जो एडिफिस है, जो इसका बुनियाद है, वो हिल जाएगा और हाउस ऑफ कार्ड्स लड़खड़ा जाएगा। तो ये जो लोग ये कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ ने 24 से पहले भी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी, हमने ओपनिंग दी है हुकूमत को। इसमें हुकूमत कितनी संजीदा है वो आज पता चल जाएगा आपको शाम तक के हुकूमत इसमें संजीदा है। चलिए पता जाएगा। अभी हम एहसन इकबाल साहब से भी बात कर रहे थे, उड़ान पाकिस्तान और दीगर मनसूबों जो प्लानिंग है उनकी मईशत को लेकर, उस पर बात कर रहे थे। अब इन मुज़ाकरात के साथ हुकूमत की जानिब से मीसाक मईशत पर भी बात आपको पता हो रही है, ताकि लॉन्ग टर्म माशी पॉलिसी पर अमल दरामद की गारंटी रहे। तो क्या बानी PTI इस तरह की किसी पेशकश पर लचक दिखा सकते हैं? देखिए, अभी तक तो हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई फॉर्मली तो बात आई नहीं है। जब हुकूमत कोई फॉर्मली ऐसी बात करती है, उसके खदोखाल क्या होंगे, उसके डिटेल्स क्या होंगी, उसके मैथडोलॉजी की या मैकेनिज़्म क्या होंगे, ये तो जब तक हुकूमत हमारे सामने नहीं रखेगी, टेबल के ऊपर हमारी मुज़ाकराती कमेटी के सामने नहीं रखेगी, तो उस पर तो डेलिब्रेशंस हो नहीं सकती हैं। बहस जो है वो अगर एक बयान की हद तक तो शायद वो है, लेकिन ये जो मिसाके मईशत है, इसके खदोखाल क्या होंगे, इसकी सूरत क्या होगी, क्या ये संजीदा अमल है या गैर संजीदा अमल है, या हुकूमत पहलू तय बरतना चाह रही है या इसको ड्रैग करना चाह रही है। तो ये तो अगर वो आज शाम को उनके जहन में है तो वो हम सामने रख दें हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सामने, तो उसके ऊपर भी डेलिब्रेशंस फिर इमरान खान साहब से वो शेयर हो जाएंगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब। क्या रखा जाता है हुकूमत की तरफ से? लेकिन दोनों साइड लगता है कि एटलीस्ट दे आर अच्छा अभी हम इन कंट्रोल। ज़ाहिर है एहसन इकबाल साहब से पूछ रहे थे कि हुकूमत की क्या काउंटर डिमांड होगी, तो मेजर यही आ रहा है कि इस्तेहकाम, इंतशार की सियासत ना करें। सो अब ये होती है फॉर्मली इसको किस तरह पेन डाउन किया जाता है। एग्जैक्टली, फॉर्मली पेन डाउन किस तरह किया जाता है। ये मैटर्स अ लॉट बिकॉज वर्ड्स मैटर अ लॉट। वरना आपको पता ही है कि इतने स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए सब कुछ लिखत पढ़त में हो रहा है इस बार कि वो एंटेगनाइज कर देते हैं अगली पार्टी को, वो वैसे ही बिफर जाते हैं कि भाई ये किस किस्म की बात कर दी। तो इट नीड्स टू बी पेन्ड वेरी प्रॉपरली इफ दैट इज वन ऑफ द डिमांड्स। सिंध से खबर आई है मुख्तलिफ इलाकों में खसरा फैल रहा है बच्चों में, और ज़ाहिर है लोग खौफज़दा हैं। जो मर्जी वैक्सीनेशन, हाँ जो सर्टनली वैक्सीनेशन से कंट्रोल हो सकता है, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया, ये एक सवाल है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक नवंबर के बाद से सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में खसरा के मरीज़ अचानक बढ़ते नजर आ रहे हैं। देखते ही देखते ये तादाद हज़ारों तक पहुँच गई है और आज की तारीख में कुछ 6,600 बच्चे हैं। 6,600, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और ये देखिए, ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि पहले बात नहीं होती थी, क्योंकि नहीं हो रहा था ना। बट व्हाट इज द रीज़न? तो बताया जा रहा है कि 100 में 130 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक भी हो चुके हैं। माहिरीन समझते हैं कि इस बीमारी की जड़ 2020 के उन दिनों की है जब कोरोना वबा के दौरान हज़ारों बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम रह गए थे। लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली कि ये वाहिद वजह तो नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई गफलत तो हुई होगी, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि सारी 2020 में वैक्सीनेशन नहीं हुई तो हज़ारों बच्चों को हो गया। इम्यूनाइजेशन सिंध के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि अभी क्या स्टेटस है। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि
सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2 माह के दौरान खसरा के सैकड़ों केसेस आए हैं। रवां साल 130 बच्चों की हलाकत हुई है। ये सब गैर मामूली नहीं है आपकी नज़र में? ये मीजल्स के केसेस इस साल पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हमने साथ साथ उसकी केस रिस्पॉन्स एक्टिविटी की है। उन बच्चों को जो साथ में अलाइड थे उस एरियाज में मास्क कैंपेन पे हमने MR वैक्सीन उनको लगाई है और होपफुली के और खास करके बिग कैचअप भी हमने किया है, तो इसमें भी ये बिगर कोहॉर्ट को हमने कवर किया। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताया जा रहा है कि मुतासरा बच्चों में ज़्यादा तादाद जो है वो उनकी थी जिन्हें कोरोना की वबा 2020 में वैक्सीनेशन नहीं लगी थी। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? ये कोरोना के दौरान क्योंकि वैक्सीनेशन सर्विसेज मुतासिर थी लॉकडाउन से और जो बच्चे थे वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आ नहीं सकते थे, तो उसी को देखते हुए हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट और गावी ने सपोर्ट किया WHO के थ्रू। में नवंबर में तकरीबन कोई 10 लाख बच्चों को हमने वैक्सीन लगाई है। जो बच्चे जिनकी एज ग्रुप ज़्यादा था, यानी जो 5 साल तक के बच्चे थे, उनको हमने वैक्सीन लगाई है। इसके अलावा जो डिप्थीरिया की वैक्सीन है वो हमने 15 साल तक के बच्चों पे लगाई है, ताकि ये केसेस ना हो सके दोबारा। और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं है, ये पूरे साल में हमने 4 राउंड्स करने हैं MR के और बाकी जितनी भी कैंपेन है वैक्सीन का। अच्छा साहब, अब एक ऐसी बीमारी जिसकी वैक्सीन मौजूद है उसका तो ज़ाहिर है एक भी केस नहीं होना चाहिए। पोलियो वाला मामला भी हम देख रहे हैं, हाथ से हमारे निकल ही गया है। अब क्या एक्सपेक्ट करें, जब खसरा हमारे कंट्रोल में नहीं है तो पोलियो कैसे आएगा? क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? खसरा पे आप जल्द मुकम्मल तौर पर काबू पा लेंगे या अभी डिफ़िकल्ट है? देखिए, मतलब हमारी जो वैक्सीन कवरेज है वो तकरीबन 75% है। तो 25% जो लोग हैं जो सेंटर्स पे नहीं आते हैं या अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाते हैं, खासकर जो खसरा के हवाले से जो मिथ्स हैं ना लोगों बच्चों को घर से बाहर नहीं निकालते हैं, सेंटर्स पे नहीं लेके आ सकते, हमारे वैक्सीनेटर के सामने नहीं लेके आते, तो ये तो अवेयरनेस की कमी है लोगों में। वैक्सीन तो मौजूद है, सेंटर्स भी ओपन है, वैक्सीनेटर्स भी मौजूद हैं, तो अगर बच्चे और उनके पेरेंट्स उनको वहाँ सेंटर्स पे लेके आएंगे या आउटरीचेस में उनको सपोर्ट करेंगे तो उनकी टाइम भी वैक्सीनेशन हो सकेगी। शुक्रिया आपका। देखिए, होना नहीं चाहिए ना, अभी हमें भी नहीं है एक्सेस, प्लीज थोड़ी सी एफर्ट करें अपने बच्चों को ये हिफाजती टीके लगाने की, खुद भी। अच्छा, टाइम कम रह गया, जल्दी से आपको बता दें कि कराची में पाकिस्तान के प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायदे आजम ट्रॉफी का फाइनल जारी है। सियालकोट की पेशावर के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बॉलिंग और फातेह टीम को ट्रॉफी और 75 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। नॉट बैड। यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है ये मैच और 5 रोजा फाइनल मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको ये सारी एक्टिविटी दिखा रहा है, आप वहाँ देखें, एंजॉय करें, नया टैलेंट स्पॉट करें, आपको भी देखें। अच्छा, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ऑल टाइम बेस्ट कमेडियंस में से एक लहरी साहब हैं जिनका आज यौम पैदाइश है और लोग आज भी इनको याद करते हैं। लहरी साहब का असल नाम भी सफीरुल्लाह सिद्दीकी था और 1929 में भारतीय शहर कानपुर में वो पैदा हुए थे। वैसे तो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्रिविया बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. And that is it. And we're going to see you tomorrow. Inshallah. Have a great day. Bye.